लता का आवाज़ यानी कोई जादुई चिराग आवाज़ नहीं था। हमारे लता का आवाज़ क्या है, जब सिनेमा के पर्दे पे चलता है तो लोग बाहर जाते हैं। अगर लता मंगेशकर का आवाज़ इतना अच्छा होता तो लोग थिएटर में मुंडिया हिला के बैठते थे। लेकिन आवाज़ में कोई जाता नहीं है, संगीतकार की धुनों में सब जादू होती है, सब मिला के पूरा कॉम्बिनेशन होता है पूरा। संगीतकार की धुन अच्छी होती है तो ये आवाज़ होता है। तो गुरुदत्त के प्रोडक्शन में लता को कभी चांस ही नहीं था। सब गीता रॉय, गीता दत्त। नमस्कार, मैं हूँ आबिद नकवी और मैं आज हूँ एक ख़ास मेहमान के साथ, जो फिल्म इंडस्ट्री के डॉक्टर कहलाते हैं, डॉक्टर विजय प्रभु, जिनको जो इंडस्ट्री में आज के हालात नहीं, अगर पीछे ले जाए कम से कम 50-60 साल 70 साल पीछे ले जाए, उस समय किस तरह से बॉलीवुड चल रहा था, किस तरह से रीलें बन रही थी, शूटिंग कैसे होती रही, नेगेटिव्स रखे कहाँ जाते रहे, किस तरह संभाल के रखते रहे, तो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं। और बाद में आप एडिटर हो गए और बड़े कामयाब एडिटर रहे, बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ आपने काम किया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। नमस्कार सर। तो कैसे आपने शुरुआत की इसमें, इंडस्ट्री में यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहले इंडस्ट्री में मैं बॉम्बे लैब करके दादर में लेबोरेटरी थी, वहाँ हम ट्रेनिंग के लिए थे 3 महीने। वहाँ कुछ पेमेंट नहीं मिलता था, कोई भी डिपार्टमेंट में प्रिंटिंग, डेवलपिंग, चेकिंग, प्रोडक्शन, सभी जो चाहिए आपको सीखने का वो सीख लीजिए। वो सीखने के बाद 1963 में कलर का ज़माना आ गया। भाई ज़्यादा करके कलर नहीं था, तभी गलती से ताजमहल ऐसी पिक्चरें कलर बनती थी, रेगुलर कलर नहीं बनती थी। 67 के बाद रेगुलर कलर पिक्चर बनने लगी, तो रेमनॉट में फिर हम लोग ज्वाइन हो गए। वहाँ एक नेगेटिव कटिंग करके डिपार्टमेंट था। प्रोड्यूसर का जो शूटिंग होता था, नेगेटिव वहाँ प्रोसेसिंग के लिए आता था। वो होने के बाद वो नेगेटिव एडिटर के लिए जाता था सब लैब में। लेकिन रेमनॉट ऐसी एक लैब थी, वो एडिटर को नेगेटिव नहीं देते थे, वो लैब वाले ही हैंडल करते थे। तो हम लोग वहाँ नेगेटिव शॉर्टिंग करते थे, नेगेटिव सेंसर के लिए नेगेटिव कटिंग भी करते थे। वो एडिटिंग डिपार्टमेंट था। हमारे इधर पहली पिक्चर 2 दिल करके आ गई थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी का पहली लैब फिल्म सेंटर थी, वहाँ वो सब काम करते थे। तो दूसरे के उनका सब नेगेटिव एडिटर लोग हैंडल करते थे। तो ये आने के बाद हम लोग हैंडल करते थे, वो ज़रा ताज्जुब हो गए, वो हमारे डिपार्टमेंट में आ गए। फिर हम लोग नेगेटिव जो हैंडल किया वो देख के खुश हो गए। और 2 दिन का पूरा नेगेटिव हम लोग ने काटा। उसके बाद रेमनॉट में सब पिक्चरें, प्रकाश मेहरा, चेतन आनंद, मनोज कुमार, ये सब के नेगेटिव हम लोग ने हैंडल की। डायरेक्ट जो टाइटल पे जो एडिटर का नाम आता है, उनके पास वो नेगेटिव नहीं जाता था, वो नेगेटिव हम लैब में ही करते थे। बाद में हम लैब में यूनियन लीडर बन गए। उसी दौरान हमारे 70 में नौकरी चली, 79 में नौकरी चली गई, क्योंकि स्ट्राइक हो गया। दत्ता सामंत साहब थे। हम दत्ता सामंत के यूनियन के मेन आदमी थे। तो वो इसी वजह से सब काम बंद करो, ये करो। तभी रेमनॉट में देव साहब की वारंट पिक्चर का काम चल रहा था। देवानंद लंदन में नहीं, इधर रेमनॉट में। अच्छा, रेमनॉट। और रिलीज डेट में उनको 100 प्रिंट चाहिए थे, और उसी टाइम हमने स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए करके। लेकिन कंपनी का मालिक ने फिर क्या किया, अपना नुकसान करके बाहर के लैब से वो प्रिंटें बना के पिक्चर रिलीज़ की, और इसी में हम लोग के उसने नौकरी से निकाल दिया, जो लीडर लोग थे जी। फिर अभी लैब में नौकरी कर, फिर मैं एडिटिंग डिपार्टमेंट में आ गया। पहली पिक्चर मेरी थी अमित खन्ना की मनपसंद पिक्चर, 81-82 की बात। तो मनपसंद में वो देव साहब का एडिटर था अशोक बांदरकर। फिर उसके साथ मेरा काम शुरू हुआ।
फिर मेरा देव आनंद साहब के सभी प्रोडक्शन की पिक्चरों में मैं उनके साथ काम करता था। फिर रैमनॉट में मनोज कुमार के एडिटर लोग थे, उनके साथ मैं फाइनल में काम करता था। फिर राजश्री प्रोडक्शन में मुख्तार अहमद करके एडिटर थे, उनके साथ मैंने प्यार किया से जॉइंट हो गया। लास्ट तक हम साथ एक्ट्रेस सब हमने उनके साथ ज्वाइन करके काम किया। जगमोहन मुद्रा के साथ हमने सभी पिक्चरें की, सुराग से लेके बाउंडर तक, और 2-3 इंग्लिश पिक्चरें। उनकी सभी पिक्चर हम लोग, मैं असिस्टेंट करके था एक था। बाद में हमने गोयल सिने में काम किया, रामानंद सागर में काम किया, रामसे की सभी पिक्चरों में हमने काम किया। रामसे के भूत पिक्चर बनाते थे, हमने सब बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया। तो फिर वो काम करते करते फिर मैंने पहली इंडिपेंडेंट पिक्चर बाबा साहेब आम्बेडकर की की। अच्छा, जो बोलने वाली तो पूरा आपने एडिट, पूरा एडिटर, इंडिपेंडेंट एडिट, भीम गर्जना मराठी हिंदी में। जी जी। उससे पहले बाबा साहेब आम्बेडकर साहब की सब डॉक्यूमेंट्री बनती थी, टॉकी पिक्चर कभी नहीं बनी थी, वो पहली पिक्चर मैंने की। और एक राज की बात करके एक पिक्चर थी ब्लैक एंड वाइट, वो एक इंडिपेंडेंट की, 2 पिक्चर की। बाकी ज़्यादा करके असिस्टेंट में इंडिपेंडेंट काम किया, ये बात है। तो कुछ अच्छे फिल्म इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के लोग थे पुराने, उनसे आपके संपर्क भी, ताल्लुक़ भी रहे होंगे, तो कुछ बड़े उस समय में क्या, हमको जब काम मिलता था हमको ना कभी एप्लीकेशन मांगा नहीं, बायोडाटा क्या दे दो काम चाहिए तो वो कभी पूछा नहीं, कभी हमको धर्म पूछा नहीं, कभी उम्र पूछा नहीं, कभी भाषा कौन सी आती है वो पूछा नहीं, घर का एड्रेस भी पूछा नहीं। बस काम आना चाहिए, काम आना चाहिए। हम जाते थे, काम आता है, बैठो काम करो, और काम मिलता था। ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में है कि वह आपको कुछ बायोडाटा देना नहीं पड़ता है उस समय की बात है। हमको जब काम बड़े इंपॉर्टेंट जगह थी कि आप नेगेटिव में इधर उधर कर दिए, या नेगेटिव लेके भाग गए, शिफ्ट हो गए, तो कहाँ ढूंढेंगे, वो कुछ नहीं था। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता रहा, उसमें एक आदमी तो है नहीं, लाखों, जो भी उस समय के भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट। अभी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी श्रृंगार फिल्म, श्याम श्रॉफ के यहाँ काम करते थे, कि उनको कभी मालूम नहीं पड़ा मैं कहाँ रहता हूँ क्या नहीं। बड़ी बड़ी डील उन्होंने किए, बड़े बड़े पैसे का मेरे साथ डील किया, कभी पूछा नहीं किधर रहते, कुछ नहीं। विश्वास जो होता है ना वो हुआ सब। तो आज तक उनका रिलेशन, आज तक हमारा अच्छा है। कभी बड़े, सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, जिसने चलते कराम गाड़ी को फाइनेंस किया था, जो सुपर। तो कभी आपका ये नहीं पूछा कि भाई कम से कम कोई एड्रेस का ये दे दो? हाँ, कभी कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं। कोई एग्रीमेंट बना लिया जाए इसलिए? खाली एग्रीमेंट ने कभी बनता था, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जब असिस्टेंट में काम करते तो एग्रीमेंट बना जाते थे ना। क्योंकि बाद में हमारा फिल्म एडिटर एसोसिएशन का हम लोग विजिलेंस चेयरमैन भी मैं बना। अच्छा। एडिटर एसोसिएशन में वह क्या काम था, प्रोड्यूसर ने पैसा नहीं दिया तो काम बंद करने का, उतना ही हुआ एसोसिएशन का काम था। बाकी एसोसिएशन में कुछ आना जाना ज़्यादा नहीं था, जो तो अपने काम में बिजी रहते थे। तो एसोसिएशन कहीं ऑफिस वगैरह भी है यहाँ? ऑफिस है, गोरेगांव में ऑफिस है, एडिटर एसोसिएशन का ऑफिस है। आज भी? अभी भी? आज भी है, हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो अभी भी आप जुड़े हुए हैं? अभी भी जुड़े हुए हैं ना। अभी हमारा ज़रा केसेस चल रहा है, क्योंकि अभी जो आए हुए हैं ना वो बगैर इलेक्शन लेके बैठे थे। इसके ऊपर हम लोग ने सब जवान थे, उसलिए जरा हम कोर्ट केस चल रहा है अभी। अच्छा, आपने देवानंद साहब के साथ बहुत काम किया, तो मतलब देवानंद की फिल्में भी काफ़ी की। उनके साथ सुरैया का नाम भी है, इसलिए कि उनकी ज़्यादातर फिल्मों में हीरोइन वही हुआ करती रही। तभी हीरोइन था ना, जब हम देवानंद से जुड़े तभी हमारा सुरैया के साथ उनका कुछ नहीं था। तब वो देव साहब की शादी हुई थी, कल्पना कार्तिक। अच्छा। तभी, लेकिन किससे हमको मालूम थे, सुरैया एक ही गायिका थी कि उसने अपना आवाज़ कभी बेचा नहीं इंडस्ट्री में। जैसा लता आशा ने जैसा अपना आवाज़ बेचा,
वैसा सुरैया ने अपना गला कभी दूसरी लड़की के लिए कभी गाई नहीं है, उसने गाई सिर्फ अपने लिए गाई। उसको कितना ऑफर आया था कि यही हीरोइन के लिए गाए, लेकिन बोला नहीं, मैं गाऊंगी तो सिर्फ मेरे लिए गाऊंगी। अच्छा। हाँ, मैं दूसरे के लिए मैं आवाज़ बेचूंगी नहीं। ये उसने मरते दम तक उसने अपना ये वादा पूरा किया। वैसा किशोर साहब भी 50 के दशक में दूसरे के लिए गाते नहीं थे, लेकिन गाते थे तो देव साहब के लिए गाते थे, लेकिन उसने आवाज़ देव साहब के लिए तो कम से कम बेचा था। बाद में 60 के दशक में इनकम टैक्स की वजह से वो सबके लिए गाने थे। सबके लिए गाना चालू किया हीरो करके। फिर वो 50 के दशक में तो ये सुरैया के साथ लोगों ने, म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अप्रोच नहीं किया कि अरे भाई गाइए? बहुत किया ऑपरेट। नौशाद साहब जैसा को नहीं बोली नहीं गाऊंगी करके, नहीं मैं नहीं गाऊंगी, मैं अपने खुद के लिए गाऊंगी। क्षमा पिक्चर के लिए निम्मी की सुरैया एक ही पिक्चर में थी, लेकिन वो निम्मी के लिए नहीं गाई हो। निम्मी के लिए अच्छा। लता ने गया, सुरैया ने अपने लिए गाया। ये बात है, लेकिन उसने अपनी कभी आवाज़ नहीं बेची। जबकि साथ साथ काम किया उसमें। साथ काम किया, हाँ, लेकिन नहीं किया वो। ये बात है। अच्छा, आप प्रदीप कुमार हीरो की भी बात करते हैं कि उनकी भी बड़ी खासियत, कोई क्वालिटी थी कि प्रदीप ऐसे? कुमार एक ऐसा इंडस्ट्री में हीरो है जो हैंडसम हीरो था। इंडस्ट्री में जो मुस्लिम राजा जिसको बोलते हैं राजा, वो प्रदीप कुमार जैसा कोई हीरो नहीं दिखता है आज तक। जो राजा युवराज जो बोलते हैं तो प्रदीप कुमार ही था। और उसकी ऐसी खासियत थी, उसने 15 से 20 मराठी लड़कियों के साथ काम किया है। शोभना समर्थ, ललिता पवार, दुर्गा कोटेके से लेके शशिकला, नलिनी जयवंत से लेके लीना चंदावर तक, ऐसा कोई इंडस्ट्री में हीरो नहीं है प्रदीप कुमार के सिवा। है तो किसी ने बताइए कि ये हीरोइन के साथ, इवन जयश्री के साथ भी काम किया है, विशांत राम की औरत। राजश्री के साथ काम किया है सुबह का तारा में, छोटी बच्ची थी राजश्री। शशिकला, नलिनी जयवंत, उषा किरण, सभी लड़कियों के साथ की कम। और दूसरी अपनी हिंदी फिल्म में कितने कथानक रहते, आपको मालूम है? 15-20 कथानक रहते। एक रात की स्टोरी, युद्ध की स्टोरी, सस्पेंस, नंतर जादुई, पोशा की पिक्चर, मैथोलॉजी पिक्चर, हिस्टोरिकल पिक्चर, ट्रेजिक पिक्चर, नंतर कॉमेडी पिक्चर, ऐसे अलग अलग स्टोरी रहते हैं। उसी सभी में काम करने वाला एक में हीरो प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार। बाकी किसी ने हीरोइन ने सभी कथानक में काम नहीं किया है। तो ये एक रात की स्टोरी में प्रदीप कुमार ने गेटवे ऑफ इंडिया में काम किया, एक रात की स्टोरी। जागते रहो में काम किया, एक रात की स्टोरी। युद्ध पत्ते थे, आनंद मठ, ये कितने पिक्चर सब थी। कॉमेडी पिक्चर थी, अलबेली पिक्चर, गीता बाली, प्रदीप कुमार, गोयल साहब की पिक्चर थी। हॉरर पिक्चर में काम किया, रामसे की पिक्चर में। ऐसे एक में एक हीरो है। आपने देखा उनको करीब से? मेरा चाहता हीरो प्रदीप कुमार ही है। अच्छा। आप देखो इंडस्ट्री में देव आनंद और दिलीप कुमार ने कभी हाफ शर्ट में काम किया है कि आप देख लीजिए। दिलीप कुमार, देव आनंद ने कभी भी हाफ शर्ट में हाथ में घड़ी लेके काम नहीं किया है। इंडस्ट्री में सिर्फ प्रदीप कुमार है, वो हाफ शर्ट में काम किया था। वो 50 के दशक की बात है, हाथ में घड़ी लेके सब। तो क्यों, मतलब क्यों नहीं हाफ पहनते रहे ये लोग? हाथ पहनते थे, ऐसा किस्सा है कि उनके हाथ में बाल बहुत थे। अच्छा, इन लोगों के? हाँ, देव साहब और दिलीप कुमार के। इसलिए वो क्या खराब लगता रहा, खराब लगते थे करके वो लोग कभी भी हाफ शर्ट में आए नहीं। लेकिन बाल होने से क्या है, बंदर के बाल तो लोगों को अच्छे लगते हैं। जो भालू रहता है काले बाल लोगों को अच्छे लगते हैं ना। देवानंद ने खाली बारिश में थोड़ा अपनी छाती दिखाई थी, उसको बाल दिखाया, वो अच्छा लगता था, कुछ बुरा नहीं। लेकिन दोनों ने हाफ शर्ट में कभी काम नहीं किया। ये बात।
अच्छा, एक और चीज़ आप कहते कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे यहाँ के मराठी बैकग्राउंड के, तो उन लोगों ने अपने नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया, चेंज किया। इसीलिए कि जो मराठी 2 ही संगीतकार थे हिंदी में टॉप में, मराठी कोई नहीं था। एक प्रोड्यूसर मराठी टॉप में थे और 2 संगीतकार थे। एक नाम है चित्तलकर, श्री रामचंद्र, हाँ, बड़ा नाम है, रामचंद्र चित्तलकर। तो चित्तलकर नाम रखने को उसको शर्म आती थी, मराठी नाम चित्तलकर करके हिंदी में, तो उसने मद्रासी से श्री रामचंद्र रखा। दूसरा एन दत्ता का दत्ता नाइक करके नाम था, दत्ता नाइक। अच्छा, उसने भी नाइक मराठी क्या नाम रखने का करके उसने एन दत्ता नाम रखा। दूसरा अपना वी शांताराम, कितने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, वो भी अपना सरनेम लगाने को शर्म आई उनको, इसलिए उसने शॉर्ट फॉर्म में वी शांताराम नाम लिखा। जब वहीदा रमन को ये बात आ गई CID पिक्चर में, तो गुरुदत्त ने बोला कि आपका वहीदा रहमान है, बड़ा नाम होता है, तो उस नाम थोड़ा शॉर्ट करो, वहीदा रखो। बोला नहीं, मेरा नाम जो है पूरा ही रहेगा, तो ही मैं काम करूँ। और वो गुरुदत्त को मानना पड़ा, उसने अपना पूरा नाम रखा। जो हमारा मराठी लोग को नहीं जमा, उसने जमा दिया। दूसरा उसने बोला मेरे को जो पहला गाना मिलेगा वो मेरे को मुस्लिम लड़की के आवाज़ से ही गाना चाहिए। अच्छा, दूसरे प्लेबैक से मैं गाऊंगी नहीं, शुरू का पहला गाना। तो फिर शमशाद बेगम से आवाज़ से उसको पहला गाना मिला, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। हाँ। वो गाना पहला उसका प्लेबैक तो शमशाद बेगम ने गाया। बाद में बहुत से गाने उसको लता का मिला ही नहीं, क्योंकि गुरुदत्त के पिक्चर में लता मंगेशकर को तो लेते ही नहीं थे। अच्छा, हाँ। गुरुदत्त प्रोडक्शन में लता को तो, लता का आवाज़ यानी कोई जादुई चिराग आवाज़ नहीं था। हमारे लता का आवाज़ क्या है, जब सिनेमा के पर्दे पे चलता है तो लोग बाहर जाते हैं। अगर लता मंगेशकर का आवाज़ इतना अच्छा होता तो लोग थिएटर में मुंडिया हिला के बैठते थे। लेकिन आवाज़ में कोई जाता नहीं है, संगीतकार के धुनों में सब जादू होती है, सब मिला के पूरा कॉम्बिनेशन होता है पूरा। संगीतकार की धुन अच्छी होती है तो ये आवाज़ होता है। तो गुरुदत्त के प्रोडक्शन में लता को कभी चांस ही नहीं था। सब गीता रॉय, गीता दत्त, शमशाद बेगम, आशा भोसले, उसने कभी लता को लिया नहीं है। जब वो बीमार था लास्ट में 65 के 14 का चांद में, 14वीं का चांद, हाँ, तो रवि संगीतकार आ गए थे। तो उसने एक गाना दिया था लता, तभी बीमार थे वो, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। लेकिन गुरुदत्त प्रोडक्शन में कभी लता को चांस नहीं था। नवकेतन में भी कभी लता को ज़्यादा काम नहीं मिला। सचिंद्र बर्मन के एक पिक्चर में थोड़ा लता का कुछ गड़बड़ हुआ, मिस इंडिया पिक्चर, तभी लता को बड़े बड़े संगीतकारों ने कभी लता को ये नहीं किया। जब 60 के दशक में सब गीता दत्त, शमशाद बेगम, मुबारक बेगम जब आउट हो गई ना, तभी लता और आशा का राज्य 65 के बाद आ गया। एक कहानी उनको कंपटीशन के लिए खाली सुमन कल्याणपुरकर थी, बाकी ये पुराने सब गायक सब आउट हुए थे। उसके 65 के बाद ये दोनों बहनें का बहुत बोलावल ज़्यादा हुआ। बाकी 50 में तो सबको काम मिलता था, ये बात है। अच्छा, एक और चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की, जो इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर से मराठी एक्टर्स जो है, मेल एक्टर्स का उतने नहीं चले जितना चलना चाहिए था, जबकि इंडस्ट्री तो यहीं पे है, मुंबई है, महाराष्ट्र के अंदर है, तो यहाँ के लोगों को उभरना चाहिए। जैसे सब लोग आए, बाहर के लोग हैं, पता नहीं कहाँ के लोग हैं इसमें, क्योंकि मुंबई शहर है, मराठी लोग का शहर है। यहाँ मराठी लोग को क्या हिंदी आती नहीं थी। लड़कियाँ लोग खाली हिंदी अच्छी बोलती थी, क्योंकि उनको ज़्यादा क्या लड़की लोग को प्यार करना था, ज़्यादा करके गाना गाना था, वो प्यार करने लगा हिंदी, इसलिए उसको वो सब लड़कियां टॉप में आ गई। शोभना समर्थ, दुर्गा खोड़े, ललिता पवार से साथ, नूतन मितन, सब लीनाचर, सब मराठी लोग सब टॉप में थे। लड़के लोग आपको कोई भी
हीरो करके टॉप में आया नहीं। बाद में 60 के बाद 65 के बाद ये सचिन पिलगांवकर, नंतर अमोल पालेकर, विजेंद्र घाटगे, नाना पाटेकर, लेकिन उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी करके उनको ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूसर ने कभी लिया नहीं। अमोल पालेकर को ठराविक प्रोड्यूसर लेता था, सचिन पिलगांवकर को भी राजश्री प्रोडक्शन लेते थे, नाना पाटेकर के भी ग्रुप में मिलता था, जाता था। लेकिन नाना पाटेकर कभी हीरोइन के साथ सोलो गाना गा के कभी पीछा नहीं किया हीरोइन का, सब ग्रुप के। ये मराठी लोग को हिंदी ज़्यादा आती नहीं करके ये ज़्यादा हिंदी में मराठी लोग नहीं चमके, साउथ वाले नहीं चमके, वो गुजराती नहीं चमके, क्योंकि वो लोग तीनों को हिंदी नहीं आती थी। संजीव कुमार गुजराती में आया था हीरो बनने, थोड़ा फार उसने काम किया, बाद में कैरेक्टर आर्टिस्ट में चला गया। हिंदी गुजराती खाली निरूपरा टॉप की रही, एक मनोहर देसाई गुजराती था, वो एक टॉप में रहा। कमल हसन आए, चले नहीं, रजनीकांत आए, हिंदी में चले नहीं। क्या ये लोग को हिंदी भाषा बराबर नहीं आती है, इसलिए ये लोग चले नहीं। हमारा मराठी में 2 ही मराठी टॉप में रहे, 15-20 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। एक है भगवान दादा और एक है धुमाल पिक्चर। ये दोनों पिक्चर में मराठी में लॉन्ग लाइफ दोनों ने। भगवान दादा तो बहुत ही, वो लक्ष्मीकांत बेर्डे और अशोक सराफ, ये दोनों मराठी के टॉप के कॉमेडियन, जब हिंदी में आए तब जीरो हो गए। बड़ी बड़ी पिक्चरें मिली, लेकिन हिंदी नहीं है। हिंदी बोलते समय उनका मराठी टोन मालूम पड़ता था, इसलिए वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। आप देख लीजिए, इसलिए मराठी लोग को हिंदी आना जरूर। अगर दादा कोंडके भी बल्कि आए थे बीच में, दादा भी कोंडके हिंदी में आया नहीं, कहाँ चमक गए। 1-2 फिल्में उनकी आई थी, नहीं खुद की प्रोड्यूस की थी जी जी, नहीं पिक्चर नहीं चली। जो मराठी चली वो हिंदी नहीं चली उनकी पिक्चर, ये बात है। तो ये एक फ़र्क जो है। अच्छा, दूसरे आपने देखा, ऑब्जर्व किया एक चीज़ की, जो फिल्में पुरानी बनती रही और आज की बनती रही, पुरानी में आपका कहना है कि कुछ न कुछ संदेश मिलता रहा समाज को संदेश मिलता था पुराने पिक्चरों में, लेकिन आज के पिक्चर में संदेश कुछ भी नहीं मिलता है। आज के पिक्चर में देखो संदेश तो बिल्कुल नहीं मिलता है। एक सीरियल में कोई आर्टिस्ट काम करता होगा तो बीच में चला जाता है, उसकी जगह दूसरे आता है, वो अच्छा नहीं लगता है ना, आर्टिस्ट चेंज होता है तो। हमारे पुराने फिल्मों कभी आर्टिस्ट चेंज नहीं होता है, शुरू में जो आर्टिस्ट है वही आर्टिस्ट लास्ट तक रहते हैं। अगर बीच में निकाल दिया तो शुरू से दूसरी हीरोइन काम करेगी, लेकिन आधी हो ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज के ज़माने में होता है। तो आज के ज़माने में कुछ भी चलता है, जो भी, क्योंकि आज के ज़माने जो डालने, क्योंकि हफ्ते भर के बाद टीवी पे पिक्चर आते हैं तो लोगों तो फ्री में देखना, आप जो दिखाते हो देखते हैं, वो ना संदेश होता है ना आर्टिस्ट होते हैं, अपना चलता। तो बगैर संदेश के ज़्यादातर जो है फिल्में बन रही हैं या फिर सीरियल्स आ रहे हैं, जबकि ये बहुत बड़ा माध्यम है, इस पे संदेश समाज को बहुत अच्छे अच्छे दिए जा सकते रहे और दिए जाते रहे। पहले दिए, सभी पिक्चर में संदेश। आप देखिए हमारे ज़माने में एक शेख मुख्तार करके हीरो था, लेकिन लास्ट में सब जेल में जाता था और लास्ट में जेल में सब संदेश देता था, मैं डाकू क्यों बन गया, क्या हुआ, क्या समाज को संदेश देता था वो। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। डाकू के ऊपर पिक्चरें बनी, जिस देश में गंगा बहती है, गंगा जमुना, अंतर मुझे जीने दो, ये सब संदेश वाले पिक्चर है ना, डाकू की पिक्चर होते हुए भी। वैसे आज के ज़माने में कोई भी संदेश नहीं है, कोई भी पिक्चर देखिए। हमारे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में कभी भी हीरोइन का अचल है और नीचे नहीं गिरा था। ब्लैक एंड वाइट में साफ सुथरा सब, उनकी साड़ी में ही सेक्स था, खूबसूरती थी। वो आज के ज़माने में नहीं है, ये बात है। तो बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत परिवर्तन। लेकिन ये कि उसमें भी आज तो समाज को और संदेश की ज़रूरत है। बहुत तो ऐसे में
नए युवा वर्ग को कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, कुछ अच्छी पिक्चरें बने, कुछ संदेश जनता के लिए। हमारे ज़माने में कोई भी आर्टिस्ट थे ब्लैक एंड वाइट में, पॉलिटिक्स में कभी नहीं गए, पॉलिटिक्स में कभी नहीं गए। देखो ब्लैक एंड वाइट ज़माने में कोई भी, लेकिन आज के ज़माने में सब आर्टिस्ट लोग, मराठी और हिंदी लोग, पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। दादागिरी करके पिक्चरें मिलाते हैं। हमारे ज़माने में कोई भी हीरो ने चना ऐड में कभी काम नहीं किया। फार्मूला बेचो, चना बेचो, पान मसाला है, तेल, पान मसाला बेचो, तेल बेचो, सिगरेट बेचो। आज के हीरो सब जी सब बेचते, पान बेचो, तंबाकू बेचो, सब बेचते। वो ज़माने में कभी किसी ने नहीं एडवर्टाइज में काम किया। तो विजय जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा कीमती वक्त। कि फिल्में जो आ रही नए युवा वर्ग बना रहे हैं, उन्हें फिल्मों में कोई ना कोई संदेश देना चाहिए समाज के नाम, इसलिए कि पहले ये होता रहा है, ये बड़ा अच्छा माध्यम है। तो कम से कम इतना तो करें कि बाद में, आखिर में, एंडिंग में एक छोटा सा संदेश ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे को बुला के मेरी इंटरव्यू, आपका धन्यवाद चैनल के लिए। थैंक यू।